हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव, यानी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट एंड इम्पैक्ट। भारत पर कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ था उसका क्या प्रभाव रहा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वाणिज्यीकरण किसे कहते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण स्पेशली जो है कृषि का वाणिज्यीकरण क्या था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर मध्य पश्चिम तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब जब भारत पर साम्राज्य स्थापित हो गया, उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, दीवानी यानी कर लेने के अधिकार प्राप्त हो गए, तो उन्होंने अपनी नई नई भू राजस्व व्यवस्थाएं चलाई थी। उन भू राजस्व व्यवस्थाओं से उनको अथाह धन की प्राप्ति होती थी। अब इंग्लैंड का जो मेन मकसद था वो ये था कि भारत में बड़े और बृहद स्तर पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं और भारत की कृषि से कच्चा माल प्राप्त किया जाए, यानी कि जो फसलें उत्पादित होती हैं वहीं से कच्चा माल प्राप्त किया जाए। भारत में ही इंडस्ट्रीज स्थापित की जाए, वही सामान बनाया जाए और भारत में ही बाजार यानी बाजार भी भारत में उपलब्ध करा लिए जाएं और वहाँ बेचे जाएं। तो इस तरीके से ये एक पूरी तरीके से एक जो है कह सकते हैं स्ट्रैटेजी थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड पूरी तरीके से भारत पर अपना व्यापार और उद्योग धंधे पूरी तरीके से विस्तृत करना चाहता था, स्प्रेड करना चाहता था, फैलाना चाहता था। तो इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने कृषि के वाणिज्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण होता है, यानी कि वाणिज्यीकरण किसे कहते हैं, पहले आप इस शब्द को समझ लीजिए। कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कि फसल हम व्यापारिक उद्देश्य से करें, यानी कृषि में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर यदि व्यापारिक फसलों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए और ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा से फसलों का उत्पादन किया जाए, व्यापार और उद्योग धंधे में काम आने वाली फसलों का उत्पादन ज़्यादा किया जाए, तो वो होता है कृषि का वाणिज्यीकरण। यानी कि अब भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हो चुका था। और इसका क्यों हुआ, इसका मेन जो कारण था वो था कि अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन दिया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि भारत से जो फसल उत्पादित होती थी उनसे अंग्रेजों को बेनिफिट था, फायदा था। तो उन्हें खाद्यान्न फसलों से इतना फायदा होने वाला नहीं था। फसलें दो प्रकार की होती हैं, एक खाद्यान्न फसलें, एक व्यापारिक फसलें, जिन्हें नकदी फसलें भी कहा जाता है। खाद्यान्न फसलें में जो कि खाने के काम आती हैं, गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा वगैरह। लेकिन जो व्यापारिक फसलें होती हैं उन फसलों में आता है चाय, कॉफी, कहवा, नील, अफीम, कपास, गन्ना। ठीक है, ये सारी जो फसलें हैं, ये सारी की सारी, स्पेशली कपास इसमें जो था, ये सारी फसलें व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनसे जो है धन अधिक मिलता है। दूसरा, ये व्यापार में प्रयोग होती हैं, उद्योग धंधों में ये काम आती हैं। तो इस तरीके से भारत में अंग्रेजों के द्वारा वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन दिया गया, वाणिज्यीकरण को पूरी तरीके से प्रोत्साहित किया गया और भारतीय फसलों को पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका वाणिज्यीकरण कर दिया गया, उसका कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया कृषि फसलों का। तो ये है हमारा कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि वाणिज्यीकरण की जो फसलें थी, जिन फसलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था वाणिज्यीकरण के लिए, वो था कपास, कहवा, चाय, ठीक है, जूट, नील, अफीम, गन्ना। ये जो फसलें थी, स्पेशली कपास, कहवा, चाय, जूट, नील, अफीम, ये जो फसलें थी, ये थी हमारी नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें या वाणिज्यिक फसलें। इन फसलों को लगातार प्रोत्साहन दिया गया भारत में और किसानों को मजबूर भी किया गया। कहीं कहीं जैसे नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था कि उनको नील की खेती करनी ही है। क्यों? क्योंकि नील जो है वो कपड़ा उद्योग में काम आता था बहुत ज़्यादा। कपास जो है उससे कपड़े बनते थे। तो इस तरीके से जो है कपास हुआ, नील हुआ, इन फसलों को जो है करने के लिए प्रेशराइज्ड किया जाता था। इसके अलावा इन फसलों को उत्पादित करने के बाद जो है किसानों को थोड़ा बेनिफिट भी ज़्यादा होता था, क्योंकि थोड़ी महंगी होती थी खाद्यान्न फसलों के स्थान पर। तो किसान भी इस ओर थोड़े से अग्रसर हो रहे थे, उनको भी थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट आ रहा था किस तरीके की फसलें उत्पादित की जाएंगी, तो कर जो है उनको कर देने के बाद उनके पास कुछ बचेगा। तो इस तरीके से
कृषि का जो वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ था वो इन फसलों में प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण करने का पूरा प्रोत्साहन भारत को दिया था और किसानों को मजबूर भी किया था तथा किसान खुद भी इंटरेस्टेड थे। तो ये सारे पॉइंट्सों ने मिलकर, सब चीज़ों ने मिलकर जो है भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण स्टार्ट हुआ। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण है नवीन जागरण, नया जागरण। वो पुनर्जागरण जिसकी बदौलत जो है यूरोप पूरी तरीके से आधुनिक महाद्वीप के अंतर्गत आया था। हर क्षेत्र में विकास हुआ था पुनर्जागरण में, जैसे कला है, इसके अलावा कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, परिवहन है, सड़क है, हर क्षेत्र में संचार के माध्यम में हर क्षेत्र में विकास हुआ था। तो उसी अंतराल के समय में लगभग 16th और 17th सेंचुरी के अंतर्गत जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड में भारी स्तर पर, बहुत बृहद स्तर पर जो है उद्योगों का निर्माण हुआ था। बहुत भारी मात्रा में वहाँ सामान बनता था और दूसरे कंट्रीज में जाता था। तो जब इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, उस औद्योगिक क्रांति की वजह से जो है इंग्लैंड में भारी मात्रा में जो है उद्योग स्थापित हो चुके थे। अब उन उद्योगों में माल बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो उन्होंने भारत को जो है कच्चे माल का एक अच्छा मार्केट लिया। भारत से जो है कच्चा माल लिया जाता था और उस कच्चे माल को वापस इंग्लैंड भेजा जाता था, फिर वहाँ से सामान बना के फिर वापस भारत में ही बेच देते थे। कुछ समय बाद उन्होंने भारत में ही उद्योग धंधे स्थापित कर लिए। भारत से ही कच्चा माल लिया, भारत में ही बनाया और भारत में ही बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उसे इंग्लैंड लेके चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ था उसकी वजह से उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, डिमांड ज़्यादा थी रॉ मटेरियल की। अब जब रॉ मटेरियल की डिमांड ज़्यादा है तो उस रॉ मटेरियल की पूर्ति करने के लिए कच्चा माल चाहिए जो कि फसलों से उत्पादित होगा। ठीक है, जैसे कपास है, चाय है, जूट है, कहवा आदि है, तो इन चीज़ों की डिमांड अधिक थी। तो उन्होंने भारत में ही किसानों को व्यापारिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। धीमे धीमे करके भारत में वाणिज्यीकरण प्रारंभ हो गया कृषि का। सेकंड पॉइंट था परिवहन के साधनों का विकास। कृषि के वाणिज्यीकरण स्टार्ट होने का दूसरा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि भारत में अब परिवहन का विकास हो चुका था। सड़क, रेल यातायात का विकास हो चुका था। आने जाने में कहीं कोई ज़्यादा दुविधा नहीं होती थी। दूरस्थ क्षेत्रों तक भी जो है रेल के माध्यम से सामान ले जाया जा सकता था। कच्चा माल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। उद्योगों, जहाँ उद्योग धंधे स्थापित थे वहाँ तक जो है आसानी से जो है उन्हें पहुँचाया जा सकता था। तो परिवहन के साधनों के विकास के कारण जो है व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन मिलने लगा। अब जब व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन मिलने लगा तो भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें आता है कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रारंभ होने में भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का प्रवेश। यानी पहले जो है भारत सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के लिए ही था, यानी कि वो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। तो मुक्त व्यापार की नीति के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ यूरोप के और भी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपना निवेश कर सकती थी, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित कर सकती थी और यहाँ से जो है प्रॉफिट्स कमा सकती थी। तो इसके अंतर्गत क्योंकि उन कंपनियों को फायदा था और बदले में जो है इंग्लैंड को इन कंपनियों से अथाह धन प्राप्त होता था। तो इसकी वजह से जो है जो मुक्त व्यापार की नीति जो आई या इंग्लैंड ने जो मुक्त व्यापार की नीति जो अपनाई उसकी वजह से जो है भारत में भारी तीव्र गति से जो है उद्योग धंधों का विकास हुआ, तीव्र गति से व्यापार का विकास हुआ। तो इस कारण की वजह से भी भारत में भारतीय फसलों में अब खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। किसान भी व्यापारिक फसलों को करने में इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो थोड़ी महंगी बिकती थी। तो फिर क्या हुआ, फिर भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आएगा कि वाणिज्यीकरण प्रारंभ होने के कारणों के अंतर्गत सुएज नहर का निर्माण। ठीक है, सुएज नहर का निर्माण यानी कि सुएज नहर का निर्माण 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था और सुएज नहर के निर्माण होने की वजह से इंग्लैंड और भारत की दूरी लगभग 4000 मील कम हो गई थी। पहले जो है पूरा जो है चक्कर लगा के भारत आना पड़ता था, लेकिन अब जो है भूमध्य सागर का चक्कर लगा के भारत आना पड़ता था। लेकिन अब सुएज नहर का निर्माण होने से फ्रांस के एक इंजीनियर थे, उन्होंने सुएज नहर का निर्माण करवाया था।
तो सुएज नहर का निर्माण होने की वजह से जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप की दूरी कम हो गई, यानी यूरोप और भारत की दूरी कम हो गई, जिसकी वजह से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। जब व्यापार को प्रोत्साहन मिला तो उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला। उद्योग धंधों को प्रोत्साहन के लिए किस चीज की आवश्यकता है? कच्चे माल की आवश्यकता है। कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? फसलों से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। तो कृषि में उन फसलों को ही प्रोत्साहन दिया जाने लगा जो कि उद्योग धंधों में काम आती थी। तो उससे क्या हुआ? उससे कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हो गया, ठीक, कॉमर्शलाइजेशन प्रारंभ हो गया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया भारत के अंतर्गत। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और इसमें आएगा, वाणिज्यीकरण प्रारंभ होने का एक और कारण था अमेरिका का गृह युद्ध, ठीक है। 1861 में जो है अमेरिका का गृह युद्ध स्टार्ट हो चुका था। अमेरिका के गृह युद्ध की पहले क्या था कि इंग्लैंड जो है अमेरिका से कपास प्राप्त करता था और वहाँ वस्त्र बनते थे। लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था तो उसके अंतर्गत जो है अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में व्यापार अवरुद्ध हुआ, कपास का थोड़ा सा कपास जो आता था उसमें कमी आई। तो अब इंग्लैंड ने भारत से ज़्यादा कपास प्राप्त करने की कोशिश की। अब कपास कहाँ से प्राप्त करेंगे? पहले उत्पादित होना चाहिए। तो किसानों को भी जो है कपास उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाने लगा, उनको कहा जाने लगा, उनके ऊपर प्रेशर भी डाला जाने लगा। इसके अलावा तो कपास थोड़ा महंगा बिकता था तो लोग जो है इसको उगाते भी थे। तो इस तरीके से अमेरिका के गृह युद्ध की वजह से भी जो है भारत में नकदी फसलों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लगा था, स्पेशली कपास को। तो ये भी एक कारण था कृषि के वाणिज्यीकरण होने का। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और आएगा, कृषि का स्वरूप जो है वो व्यावसायिक होने लगा था। कृषि का स्वरूप यानी भारत में कृषि का स्वरूप अब व्यावसायिक होने लगा। अब खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा था। ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापारिक फसलों को ज़्यादा महत्व देती थी, क्योंकि वो थोड़ी महंगी बिकती थी तो किसान भी उसे करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो धीमे धीमे करके जो है भारत में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर अब जो है व्यापारिक या कृषि का जो स्वरूप था वो व्यावसायिक होने लगा। तो उद्योग धंधों की मात्रा अधिक हो गई थी, उद्योग धंधे बहुत स्थापित हो चुके थे। अब उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल चाहिए तो कृषि से जो है फसल उत्पादित होनी चाहिए। तो इसलिए कृषि का स्वरूप जो है अब पूरी तरीके से व्यावसायिक होने लगा। लोग जो है पैसे के लिए कृषि करने लगे थे कि जिससे हमें ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सके, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए। तो कृषि अब पूरी तरीके से कैसे होने लगी? व्यावसायिक होने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, किसानों द्वारा नकदी फसलों को प्रोत्साहन। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि किसानों के द्वारा भी नकदी फसलों यानी व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा था। क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि नकदी फसलों को उत्पादित करने के बाद उनको थोड़ा सा पैसा अधिक मिलता था। तो इसीलिए जो किसान बेचारे इतना ज़्यादा कर्ज अदा कर रहे हैं और कर अदा करने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, तो उन्होंने जो है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरे के स्थान पर जो है कपास, नील आदि को, नील की खेती वैसे काफ़ी हानिकारक होती थी, उसे कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे, ठीक है। बिहार आदि में कपास आदि से जो है किसान कपास आदि को काफ़ी इंटरेस्ट से करते थे, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी बिकती थी। तो इस तरीके से किसानों द्वारा भी अब नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा था और भारी मात्रा में जो है लोग व्यापारिक फसलों को उत्पादित करने लगे थे। तो ये भी एक कारण था भारत में वाणिज्यीकरण प्रारंभ होने का। एक और अब इसमें लास्ट पॉइंट आएगा कि सरकार द्वारा कृषि नीति में परिवर्तन। सरकार द्वारा भी अब जो कृषि नीति थी, जो एग्रीकल्चर के लिए जो जिस तरह की नीतियां बनाई गई थी पहले, अब उनमें कुछ परिवर्तन होने लगे थे। ब्रिटेन को, ये कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये पता था कि भारत में लंबे टाइम तक शासन करना है तो व्यापार उद्योग धंधे बढ़ाओ, अथाह धन प्राप्त करना है तो व्यापार और उद्योग धंधों को विकसित करो। तो अब उन्होंने कृषि नीति में भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने जो है भारतीय किसानों को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया था। नहर वगैरह आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। फसलों के लिए या फसलों को उत्पादित करने के लिए थोड़ा बहुत जो है किसानों को लोन आदि देने की व्यवस्था करवाई गई। तो इस तरीके से सरकार द्वारा अब कृषि नीति में परिवर्तन होने लगे थे और उसका मुख्य उद्देश्य था वाणिज्यीकरण, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण करने की वजह से कंपनी ये चाहती थी कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यापारिक फसलें उगाई जाए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो ये जो सरकार द्वारा कृषि नीति में जो परिवर्तन हुआ था, उसकी बदौलत भी भारत में वाणिज्यीकरण प्रारंभ होने लगा था, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से जो है भारत में वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ। वाणिज्यीकरण के कारण थे ये। इन कारणों की वजह से जो है भारत में
कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर पूरी तरीके से प्रोत्साहित किया जाने लगा था और हुआ भी। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ठीक है, कृषि के वाणिज्यीकरण होने के बाद जो है क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यानी कृषि के वाणिज्यीकरण होने के बाद उसका क्या प्रभाव नजर आया, क्या उसके फैक्ट्स नजर आए, क्या किस तरीके से जो है वो सामने उभर कर आए थे पॉइंट्स। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आएगा, यानी कृषि का के वाणिज्यीकरण का प्रभाव और परिणाम, बात एक ही है, प्रभाव आ जाए या परिणाम आ जाए, आपको यही पॉइंट लिखने हैं। कुछ भी पूछा जाए आप दोनों में से जो है ये पॉइंट ही इसमें आएंगे, चाहे प्रभाव आ जाए चाहे परिणाम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि कृषि का वाणिज्यीकरण तीव्र गति से भारत में हुआ। अब तीव्र गति से कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तो उसके काफी गहरे प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आए थे। कैसे? नंबर 1, ग्रामीण आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो गई, यानी कि जो भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था अब उसमें आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो चुकी थी। ग्रामीण परिवेश जहां उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, कृषि से ही उनका जो है भरण पोषण हो जाता था और कुछ जो है कपास आदि से जो छोटे मोटे जो उद्योग कुटीर उद्योग जो थे वहां से उनका सामान बनता था, वहीं की वहीं जो है सब कुछ जो है वो इजीली जो है एक दूसरे को प्रोवाइड करा लेते थे, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसी व्यवस्था को आत्मनिर्भर व्यवस्था कहा जाता है, जिन्हें बाहर से कुछ ज्यादा सामान मंगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी वाणिज्यीकरण की वजह से। क्यों? क्योंकि अब नकदी फसलें तो अधिक होने लगी, नकदी फसलों को प्रोत्साहन अधिक मिलने लगा, लेकिन खाद्यान्न फसलें कम हो गई। तो खाद्यान्न फसलों के लिए जो है अब बाहरी राज्यों से आवश्यकता पड़ने लगी थी। जहाँ नकदी फसलें ज्यादा होती थी, अब खाएंगे क्या, खाने के लिए तो खाद्यान्न फसलें ही चाहिए। तो वहाँ जो है जहाँ नकदी फसलें जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होती थी तो उनको खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता होती थी, तो वो बाहरी राज्यों से मंगाई जाती थी। तो इस तरीके से जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता जो थी पहले, अब वो समाप्त हो गई थी कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसमें क्या प्रभाव रहा कि खाद्यान्न फसलों का अभाव। ये तो नेचुरल सी चीज़ है कि खाद्यान्न फसलों का अभाव तो होना ही है। जब भारी मात्रा में नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा था, किसान भी जो है व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन उत्पादन कर रहे थे, उन्हीं को ही प्रोत्साहित कर रहे थे, तो खाद्यान्न फसलों की कमी आती चली गई धीमे धीमे करके। ठीक है, उसका फिर बाद में एक और जो गहरा प्रभाव पड़ा वो था कि अकाल का प्रकोप विकराल रूप से नजर आने लगा। कृषि के वाणिज्यीकरण की बदौलत एक और जो गहरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था वो ये था कि जब भारत में अकाल पड़े तो उस समय जो है अब नकदी फसलें, हम चाय नहीं खा सकते, कपास नहीं खा सकते, नील नहीं खा सकते, हमें खाने के लिए तो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा ही चाहिए। तो उसकी तो कमी ऑलरेडी पहले से ही चल रही थी। क्यों? क्योंकि कृषि का वाणिज्यीकरण हो चुका था। कृषि तो पूरी तरीके से जो है व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन मिल रहा था, वही ज्यादा उगाई जा रही थी। तो जब अकाल पड़े तो उस अकाल के समय में व्यापारिक फसलें तो नष्ट हो गई, खाद्यान्न फसलें पहले से ही कम उगाई जा रही थी, तो किस चीज़ की कमी आएगी? ऑफकोर्स खाद्यान्न फसलों की कमी आएगी। तो जो अकाल का रूप था वो बहुत ही विकराल रूप में नजर आने लगा, चारों तरफ भूखमरी जैसे हालात नजर आने लगे थे भारत के अंतर्गत। तो ये किसकी बदौलत था? अकालों का जो विकराल रूप जो भारत पर पड़ा, उसका जो मेन कारण था वो था कृषि का अत्यधिक वाणिज्यीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, कृषि के वाणिज्यीकरण का एक और जो प्रभाव था राष्ट्रीय बाजार का विकास। ये एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है, सकारात्मक बिंदु के रूप में देखा जाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण की वजह से भारत में राष्ट्रीय बाजार का विकास होने लगा था। अब जो है एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना इजी हो गया, एक सामान दूसरे क्षेत्र में भी बेचा जा सकता था, कहीं भी कोई भी जाके जो है अपने सामान का उचित मूल्य के आधार पर बेच सकते थे, खरीद सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, राष्ट्रीय एकीकरण की ओर जो है कदम बढ़ रहे थे। बाजार जो है वो क्या हो रहे थे, राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे थे, राष्ट्रीय एकीकरण की ओर बढ़ रहे थे। पहले क्या था, एक स्थान पर यानी अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, सबकी अपने अपने अलग अलग पॉलिसीज होती थी, सबके अपने अपने मार्केट होते थे, कहीं किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो उससे क्या था, विखंडन था, बिखराव था। लेकिन अब जो है एक राज्य से दूसरे राज्य जाना जो है इजी था, चाहते भी थे लोग आवश्यकता अनुसार। तो अब जो है पूरी तरीके से राष्ट्रीय बाजार का विकास होने लगा था। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो कि राष्ट्रवाद की ओर जाता है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें इसका जो प्रभाव था, वाणिज्यवाद का प्रभाव जो था, उसका नेक्स्ट पॉइंट है कुटीर उद्योगों का पतन। अत्यधिक वाणिज्यीकरण की वजह से, क्योंकि वाणिज्यीकरण क्यों किया जा रहा था फसलों को व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन देना, व्यापारिक फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करने के लिए। तो
तो अब जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक फसलें उत्पादित हो रही थी, किसके लिए हो रही थी? बड़े बृहद उद्योगों के लिए हो रही थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बड़े बड़े बृहद उद्योग जगह जगह पर स्थापित कर दिए गए थे और वहाँ भारी मात्रा में सामान बनाया जाता था, उत्पादित किया जाता था, जो कि सस्ते मूल्य पर बेचा जाता था। लेकिन भारत में लंबे टाइम से कुटीर उद्योग धंधे थे। कुटीर यानी घर में ही जो छोटे स्तर पर उद्योग धंधे चलाए जाते थे, सामान बनाया जाता था और बेचा जाता था। लेकिन अब क्योंकि कुटीर उद्योग धंधों से जो सामान निर्मित होता था उसकी वैल्यू अधिक होती थी, उसका मूल्य अधिक होता था, तो उसे कोई खरीदता नहीं था। अब जो है इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जो सामान बनते थे वो सस्ते होते थे, लोग उन्हें खरीदते थे, और कुटीर उद्योग धंधों में जो सामान बनता था वो थोड़ा महंगा होता था, तो उसे लोग नहीं खरीदते थे। तो वाणिज्यीकरण की वजह से, कृषि का अत्यधिक वाणिज्यीकरण की वजह से जो है भारत में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है, ये इसका एक जो है नकारात्मक प्रभाव था। अब इसमें लास्ट एक और पॉइंट आएगा, वाणिज्यीकरण की वजह से जो है भारत में किसानों में विद्रोह की भावना का विकास हुआ। कैसे हुआ कि जब भारत में लगातार अकालों का दौर आया, लगातार लंबे टाइम से जो है सालों सालों अकाल पड़े थे जगह जगह स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर, तो खाद्यान्न फसलों की कमी आई। अब जब खाद्यान्न फसलों की कमी आई तो लोगों में असंतोष हुआ कि कंपनी की वजह से जो है कृषि में वाणिज्यीकरण हुआ था, कृषि में व्यापारिक फसलों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया, इसलिए जो है हमें खाद्यान्न फसलों की कमी की समस्या झेलनी पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2 जो है लगातार किसानों को बहुत हाईली पेड यानी बहुत ज़्यादा उन्हें उच्च कर जो है देने पड़ते थे। इतना कर वो नहीं दे पाते थे, यदि वो दे भी देते थे तो उसके बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो इसकी वजह से उनके मन में असंतोष उत्पन्न हुआ। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बड़े बड़े बृहद उद्योग धंधे स्थापित कर दिए थे और उनकी वजह से जो है कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। इन सभी कारणों की वजह से किसानों का लगातार शोषण हो रहा था और उस शोषण का परिणाम था किसानों के मन में असंतोष का उत्पन्न होना। अब जब असंतोष उत्पन्न होगा तो विद्रोह भी होगा। ठीक है, तो वही हुआ कि भारत में लगातार जो है किसानों ने कंपनी का विरोध किया था, विद्रोह हुए थे, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं वाणिज्यीकरण का एक प्रभाव था या परिणाम था। ठीक है, तो ये था हमारा कृषि के वाणिज्यीकरण, कृषि के वाणिज्यीकरण प्रारंभ होने के कारण और कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव या परिणाम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण एक दृष्टि से तो कहीं अच्छा था कि डेवलपमेंट बढ़ रहा था, आर्थिक विकास बढ़ रहा था, राष्ट्रीय बाजार बन रहे थे, सब लोग घुल मिल रहे थे, एक दूसरे से परिचित हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खाद्यान्न फसलों की समस्या आदि भी झेलनी पड़ रही थी। तो कृषि के वाणिज्यीकरण जो है एक मिला जुला इसका सार है, कहीं ये फायदेमंद था तो कहीं नुकसानदायक भी था। ठीक है, तो ये था हमारा कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव। इज दैट क्लियर? इसके साथ ही हमारा ये पूरा का पूरा पॉइंट कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।